शोगुन के दूसरे एपिसोड में जेल में बंद जॉन को एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर दिया गया, लेकिन इशिदो के इशारों पर याबुशिगे ने उसकी जान बचा ली और जॉन को वापस तोरानागा के हाथों सौंप दिया। यहाँ वो तोरानागा को बताता है कि कैसे पोर्टुगल और स्पेन के लोग जापान पर क्रिश्चियन रूल थोपने की प्लानिंग कर रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने जापानीज रीजन मकाओ में अपना सीक्रेट बेस बनाकर वहां जापान के ही लड़ाकों यानी रोनिन्स को हायर किया हुआ है। पोर्टुगीज मिशन को लीड करने वाले फादर डेलेक्वा ये सब जानकर बौखलाए हुए हैं और क्रिश्चियन रीजेंट लॉर्ड कियामा से कह रहे हैं, अगर जॉन जिंदा रहा तो हमें बर्बाद कर देगा। कियामा जॉन का मर्डर करवाने के लिए असैसिन भेजता है, लेकिन लॉर्ड योशी तोरानागा की चालाकी से प्लान नाकाम हो जाता है। अच्छा, एक बात, आप चाहते हैं मैं जिस तरह शोगुन के एपिसोड डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ वैसे ही और भी वीडियोस बनाऊं, सो मेरी भी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। इसके अलावा अगर आप वॉच रोज को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसके वीडियोस सोशल मीडिया पर और अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ ज़रूर शेयर करिए। शोगुन सीजन 1 एपिसोड 3 की शुरुआत होती है याबुशिगे से। वो अपना वसीयतनामा लिख रहा है क्योंकि उसे लग रहा है आज रात उसकी मौत तय है। उसे तोरानागा ने समन किया है। याबुशिगे को यकीन है कि पिछली रात तोरानागा पर जो हमला हुआ था उसके लिए उसे ही जिम्मेदार माना जा रहा है। राजमहल पहुंचने पर तोरानागा उसे बताते हैं रात को हुए हमले में सोसाइटी ऑफ द अमीदा का हाथ था। वो याबुशिगे से पूछते हैं, तुम्हें इसके बारे में क्या पता है? याबुशिगे कहता है, मुझे उतना ही पता है जितना सब जानते हैं। ये लोग असैसिन होते हैं और इन्हें बुद्धा अमीदा की सीक्रेट ओथ दिलाई जाती है। वो तोरानागा से कहता है, अगर आपको मेरी जान लेनी है तो ले लो, मगर इस असैसिनेशन अटेम्प्ट में मेरा कोई रोल नहीं था। तोरानागा उसे कहते हैं, तुम तो मेरे भरोसेमंद दोस्त थे, क्या अब इशिदो से दोस्ती हो गई है? मुझे पता चला है वो तुम्हारे घर आया था, उसने तुम्हें क्या ऑफर किया है? याबुशिगे सच बताने के लिए मजबूर है। उसे काउंसिल में तोरानागा की सीट ऑफर की गई है। वो कहता है, आपकी जगह लेने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, मेरी नज़र तो सुरुगा प्रोविंस पर है। मैं बस अपनी रियासत को बढ़ाने में इंटरेस्टेड हूँ, बशर्ते आप मुझे जिंदा रहने दें। योशी तोरानागा उसे बताते हैं, हमला मुझ पर नहीं, अंजन यानी जॉन पर हुआ था। अगर तुम अंजन को और मेरी वाइफ लेडी किरी को सही सलामत अजीरो पहुंचा दो तो सुरुगा प्रोविंस तुम्हारा हुआ। अगले सीन में ब्लैक शिप के कैप्टन जनरल को फादर मार्टिन बता रहे हैं, जब तक तोरानागा हमारी प्रॉफिट शेयरिंग को ऑडिट नहीं करते जहाज को जाने की परमिशन नहीं मिल सकती। मगर कैप्टन जनरल अड़ा हुआ है, चाहे कुछ भी हो मैं आज रात जहाज लेकर जाऊंगा। वो भड़कते हुए वहां से निकल जाता है। बाहर रॉड्रिगस खड़ा है जिससे वो कहता है, तैयारी करो, हमें आज रात निकलना है। रॉड्रिगस उसे कहता है, अगर हम इलीगली गए तो हमें वापस नहीं आने दिया जाएगा। कैप्टन जनरल कहता है, अगर वो पायलट जिंदा रहा तो हम वैसे भी वापस नहीं आ पाएंगे। उसके जिंदा होने की खबर सुनकर रॉड्रिगस खुद हैरान हो जाता है। चलते हैं ओसाका के राजमहल में। यहाँ रात को हुए हमले में जॉन जख्मी हो गया था। उसके इलाज के लिए एक डॉक्टर आया हुआ है। यहाँ जॉन और मरेको के बीच बातचीत होती है कि आखिरकार वो हमलावर कौन थी। हमें पता चलता है सोसाइटी ऑफ अमीदा एक्सट्रीमिस्ट लोगों का ग्रुप है। इसके लोग एक हत्या करने के लिए सालों साल इंतजार करते हैं। पिछले कई साल से ये मेड अपने मिशन के इंतजार में इस महल में नौकरी कर रही थी। बातचीत के दौरान मरेको का पति बुंतारो वहां पहुंचता है और बताता है, लॉर्ड तोरानागा के ऑर्डर पर हमें ओसाका से अजिरो के लिए रवाना होना है। ये बारबेरियन भी हमारे साथ जाएगा। अगले सीन में हम फूजी को अपने दादा लॉर्ड हिरोमात्सु के साथ देखते हैं। वो उसे बताते हैं, आज रात हमारा एक दस्ता अजीरो के लिए रवाना हो रहा है और लॉर्ड तोरानागा ने तुम्हें भी साथ जाने का ऑर्डर दिया है। उस कमरे में रखी तलवारों की तरफ इशारा करके हिरोमात्सु उसे बताते हैं, वो समुराई की तलवारें हैं। कोरिया के साथ जंग में तुम्हारे पिता ने कुर्बानी दी। हम तब तक लड़े जब तक हमारी जान में जान थी। तुम्हारे पति और बेटे की मौत का मुझे अफसोस है। वो एक बड़ी लड़ाई का हिस्सा थे और अब जंग में उतरने की तुम्हारी बारी है। वहीं दूसरी तरफ याबुशिगे अजीरो जाने की तैयारी में है। तोरानागा का बेटा नागा कादो भी इस काफिले के साथ जाने वाला है। याबुशिगे कन्विंस्ड है कि तोरानागा ने यहाँ रुककर गलती की है, इसीलिए कहता है इसे अपने पिता से हुई आखिरी मुलाकात समझना। जॉन भी इनके साथ जा रहा है। वो चाहता है जाने से पहले एक बार तोरानागा से उसकी बात हो जाए, लेकिन उसे इसकी इजाजत नहीं मिलती।
महल के आंगन में दो पालकियां लग गई हैं, एक में फुजी और दूसरे में लेडी कीरी को बिठाया गया है। काफिला जाने को तैयार है। याबुशिगे इसे लीड कर रहा है। मगर इससे पहले वो रवाना होते यहाँ लॉर्ड इशिदो अपने कुछ सैनिकों के साथ आ जाता है। वो कहता है, महल से आने जाने का एक प्रोटोकॉल होता है। बड़े घराने के लोग जब जाते हैं तो मुझे एक दिन पहले इस बारे में बताया जाना चाहिए, ताकि मैं उन्हें बाइज्जत विदा कर सकूं। इशिदो अपने एक सैनिक को पालकियों की तलाशी लेने का हुक्म देता है, लेकिन नागाकादो उसे ऐसा करने के लिए रोकता है। वो अपनी तलवार निकाल लेता है। इससे पहले मामला और बिगड़ता, हिरोमात्सु वहां पहुंच जाते हैं और नागाकादो के रवैये को हंसी मजाक का नाम देकर इशिदो के सैनिक को तलाशी की इजाजत देते हैं। लेडी किरी को देखकर इशिदो कहता है, आपको जाते हुए देखकर दुख हो रहा है। जिसके जवाब में लेडी किरी तंज मारते हुए कहती हैं, दुख तो मुझे भी हो रहा है, लेकिन क्या करूं? जब महल में भी असैसिन घुस आए तो मेरे पति को मेरी चिंता तो होगी ही। इशिदो कीरी की बातों से सहमत है, इसीलिए अपने लोगों को भी काफिले के साथ हार्बर तक जाने का आदेश देता है, ताकि फिर से कोई ऐसा हमला हो तो उनकी हिफाजत हो सके। इशिदो जैसे ही जाने वाला होता है, तभी लेडी शिजू जो प्रेग्नेंट हैं और इन लोगों को विदा करने के लिए वहां आई हैं, उन्हें दर्द उठता है। वो चीखने लगती हैं। इशिदो और बाकी लोगों का ध्यान शिजो पर चला जाता है। एक्चुअली ये सब लॉर्ड योशी तोरानागा की चाल थी। लेडी मरिको और जॉन देखते हैं लेडी किरी पालकी के पिछले दरवाजे से दबे पांव निकल गईं और उनकी जगह अब पालकी में लॉर्ड तोरानागा हैं। इन दोनों के अलावा किसी को इसकी भनक भी नहीं लगती। इशिदो वहां से चले जाते हैं और फाइनली ये काफिला रवाना होता है। अब इशिदो का एक कमांडर जोजन भी याबुशिगे के साथ इस काफिले को लीड कर रहा है। जोजन याबुशिगे से कहता है कि लॉर्ड इशिदो ने सोचा नहीं था तुम इतनी जल्दी जाओगे। इस पर याबुशिगे का जवाब है, लॉर्ड इशिदो को भी मालूम है कि तोरानागा का वफादार होने के नाते उसके हुक्म को पूरा करना मेरी मजबूरी है। पर लॉर्ड इशिदो को कह देना, मैं उनसे किए वादे जरूर निभाऊंगा। काफिले के साथ जॉन और लेडी मरिको पैदल चल रहे हैं। जॉन मरिको से पूछता है, क्या तुम्हें इस प्लान के बारे में पता था? मरिको कहती है, मुझे नहीं लगता किसी को भी पता होगा। मेरे लॉर्ड अपनी चालाकियों के लिए बेहद मशहूर हैं। वो बताती है कि 6 साल की उम्र में तोरानागा के पिता ने उन्हें एक दुश्मन गिरोह को बेच दिया था। तभी से तोरानागा इस सच को समझ चुके हैं, दुश्मन हर जगह मौजूद है और दोस्त कहीं भी नहीं। वो ये मानते हैं कि अपने असली मंसूबों को जितना छुपा कर रखा जाए, जान का खतरा उतना कम रहता है। जॉन पूछता है, अगर किसी को पता चल गया तो क्या होगा? इस पर मरिको कहती है कि उन्हें मार दिया जाएगा और साथ ही हम सबको भी। फिर इससे पहले वो महल के मेन गेट से बाहर निकलते उन्हें फिर से रोका जाता है। सिक्योरिटी में तैनात सैनिक फिर से तलाशी लेने पर आमादा हैं। पहली पालकी चेक करने के बाद वो तोरानागा वाली पालकी की तरफ बढ़ता है। जॉन को समझ आ जाता है कोई इस गार्ड को रोकने वाला नहीं है, इसीलिए उसे ही कुछ करना पड़ेगा। वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है कि शर्म नहीं आती, औरतों के प्राइवेट क्वार्टर में झांक रहे हो। हालांकि यहाँ पर मरिको के अलावा किसी को भी उसकी बात समझ में तो नहीं आती, लेकिन उसके चिल्लाने से गार्ड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। बेचारा जॉन इस चक्कर में थप्पड़ भी खाता है, मगर वो उसे पालकी में झांकने नहीं देता। बहस बहुत ज्यादा देर के लिए खिंचने लगती है तो आखिर में जोजन बीच बचाव करने आता है और गार्ड को रास्ते से हटने के लिए कहता है। वो बताता है कि खुद लॉर्ड इशिदो इस काफिले का मुआयना कर चुके हैं। जॉन की होशियारी की वजह से तोरानागा यहाँ बाल बाल बचते हैं। शाम हो गई है। ये जंगल से होते हुए हार्बर की तरफ बढ़ते हैं, तभी इन पर हमला होता है। काफिले पर तीर से आग के गोले बरसाए जाते हैं। पालकियों ने आग पकड़ ली है। तोरानागा के पास पालकी से निकलने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा है। पता चलता है ये हमला क्रिश्चियन लॉर्ड कियामा की कारस्तानी है। वो अंजन को जिंदा नहीं देखना चाहते। वो दूर से इस हमले को देख रहे हैं। उनका एक सिपाही आकर बताता है, काफिले में इशिदो के सैनिक भी हैं, पर कियामा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है, उन्हें भी उस काफिर के साथ मरने दो। कियामा के सैनिक पास आ गए हैं, इसीलिए अब उनसे लड़ना ही होगा। तोरानागा को सामने आना ही पड़ेगा और जाहिर है उनका राज खुल जाएगा। मतलब उन्हें न सिर्फ कियामा के सैनिकों से बल्कि अपने साथ आए इशिदो के सैनिकों से भी लड़ना होगा। लेडी मरिको, लेडी फुजी, जॉन मरिको का हस्बैंड बुंतारो, याबुशिगे, खुद लॉर्ड योशी तोरानागा और उनका बेटा नागा कादो सब मिलकर इन दुश्मनों से लड़ रहे हैं। इशिदो का खास जोजन बचकर भाग जाता है।
बुंतारो को समझ आ गया है कि वो जाकर लॉर्ड इशिदो को इसकी खबर दे देगा। इसीलिए वो अपने कुछ लोगों के साथ यहाँ मोर्चा संभालता है और सबको शिप की तरफ भागने के लिए कहता है। दूर से सब कुछ देख रहा कियामा ताज्जुब में है। आखिर ये लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं? उसे अभी तक पता नहीं चला है कि काफिले में तोरानागा भी मौजूद है। खैर कियामा को यहाँ तो शिकस्त मिल गई है, लेकिन उसने हार्बर पर भी अपने लोग तैनात कर रखे हैं। वो किसी भी हाल में जॉन को जिंदा नहीं छोड़ना चाहता। जॉन मरिको और तोरानागा अपने लोगों के साथ तेजी से हार्बर पहुंचते हैं। वो नाव में बैठकर जहाज की ओर जाने लगते हैं। एक एरियल शॉट के जरिए हम देखते हैं ओसाका की हर गली से इशिदो के सैनिक हार्बर की तरफ पहुंचने लगे हैं, क्योंकि अब इशिदो को तोरानागा के भागने की खबर मिल चुकी है। थोड़ी देर से ही सही, लेकिन बुंतारो भी हार्बर तक आ चुका है। वो इशिदो के कई सैनिकों का काम तमाम करता है। तोरानागा का बेटा और जॉन नाव को वापस किनारे पर ले जाने के लिए कहते हैं ताकि बुंतारो भी उनके साथ आ सके, लेकिन याबुशिगे इसके लिए मना कर देते हैं। बुंतारो के पीछे आ रही सैनिकों की भीड़ को देखते हुए उसे नाव वापस ले जाना सही नहीं लगता। बुंतारो भी समझता है कि उनका वापस आना सही नहीं होगा। इस तरह से वो कुर्बानी देने को तैयार है। उसकी बहादुरी को एक्नॉलेज करते हुए लॉर्ड तोरानागा उसके सम्मान में झुकते हैं। बुंतारो भी अपने लॉर्ड को झुककर सलाम करता है और वापस जाकर इशिदो के सैनिकों से लड़ने लगता है। यह 1000 के मुकाबले 1 की लड़ाई लगती है। बुंतारो की पत्नी मरिको और सबको पता है उसका जिंदा बचना नामुमकिन है। 4 नावों में सवार तोरानागा का पूरा काफिला सही सलामत अपने जहाज तक पहुंच गया है, मगर इनकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं। कियामा की फौज इस समंदर में भी तैनात है। हार्बर पर अब इशिदो भी पहुंच गया है। वो दूर से ही समंदर का पूरा नजारा देख रहा है। जोजन उसे बताता है, याबुशिगे ने हमें धोखा दिया है। उस काफिले में लॉर्ड तोरानागा भी छुपा हुआ था। इधर जॉन मरिको की मदद से तोरानागा को बताता है, हमारा जहाज बहुत छोटा है। अगर हमने नाव में बैठे उन सैनिकों को पार करने की कोशिश की तो वो आसानी से हमारे जहाज को डुबो देंगे। इसी समंदर में एक और जहाज दिख रहा है, ब्लैक शिप, जिसके जरिए पोर्टुगीज और स्पेनिश लोगों का कारोबार चलता है। ये वही जहाज है जिसके परमिट पर मुहर लगाने से तोरानागा ने इनकार कर दिया था। उस जहाज की ओर इशारा करके जॉन कहता है कि ये सैनिक उतने बड़े जहाज का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तोरानागा फौरन अपनी शिप को ब्लैक शिप के पास ले जाने का आदेश देते हैं। उधर ब्लैक शिप के अंदर कैप्टन जनरल, फादर डेलेक्वा और फादर मार्टिन के बीच बातचीत हो रही है। ये तीनों बाहर हो रही चीजों से अनजान हैं। फादर मार्टिन यहाँ कैप्टन जनरल को कन्विंस करने में लगे हैं कि बिना परमिट के जहाज मत ले जाओ, जबकि कैप्टन जनरल अपनी जिद पर अड़ा है। तभी रॉड्रिगेज वहां पहुंचता है और बताता है कि बाहर क्या हो रहा है। चारों डेक पर पहुंचते हैं। तोरानागा की शिप भी यहां आ चुकी है। जॉन को जिंदा देखकर रॉड्रिगेज हैरानी जाहिर करता है। खैर, तोरानागा उन लोगों से नेगोशिएट करने के लिए ब्लैक शिप पर पहुंचते हैं। वो कहते हैं, अगर हम लोगों को इस शिप में ले चलोगे तो मैं इसे ओसाका जाने के लिए क्लियरेंस दे दूंगा। कैप्टन जनरल को तोरानागा की सिचुएशन समझ आ चुकी है, इसीलिए वो इतने में राजी नहीं है। तोरानागा उसके सिल्क ट्रेड में 10,000 सिल्वर कॉइन इन्वेस्ट करने की पेशकश करते हैं, जिसका आधा मुनाफा कैप्टन जनरल को मिलेगा। इसके साथ ही वो फादर मार्टिन और फादर डेलेक्वा को खुश करने के लिए अपनी होम सिटी एदो में चर्च बनाने की परमिशन देते हैं, मगर बदले में क्रिश्चियन लॉर्ड्स कियामा और ओनो को इशिदो का साथ छोड़कर उनके साथ आने पर राजी करना होगा। फादर डेलेक्वा कहते हैं, ये मुमकिन तो नहीं है, लेकिन तोरानागा को ऐसे झूठे सपने दिखाने में कोई हर्ज नहीं है। ट्रांसलेटर का काम कर रहे फादर मार्टिन तोरानागा से ये झूठ बोल देते हैं कि फादर डेलेक्वा आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। तोरानागा इसे डन डील समझकर वहां से उठकर जाने लगते हैं। तभी कैप्टन जनरल एक और शर्त रखकर तोरानागा को गुस्सा दिला देते हैं, यही कि इंग्लिश पायलट यानी जॉन को यहीं छोड़ना होगा। तोरानागा गुस्से में कहते हैं कि अंजन मेरा मेहमान है। इस पर फादर मार्टिन उन्हें जॉन की डायरी पकड़ाते हुए कहते हैं, उससे सिंपैथी रखने की जरूरत नहीं है। उसके सारे कारनामे इस डायरी में दर्ज हैं। वो कोई मर्चेंट नहीं है, कोई कारोबारी नहीं है। तोरानागा के पास अब और कोई ऑप्शन नहीं है। फादर मार्टिन और डेलेक्वा नाव में बैठकर वापस ओसाका जा रहे हैं। जापान में वर्ड्स की बहुत वैल्यू होती है, जो कह दिया वो करना पड़ेगा। यही बात डेलेक्वा मार्टिन से कहता है। अब तोरानागा जिंदा रहे ना रहे, एदो में तो चर्च बनकर ही रहेगा।
डील फाइनल हो गई है। छोटे जहाज से सारे लॉर्ड्स और लेडीज को ब्लैक शिप में ट्रांसफर किया जाएगा, बस अनजिन यानी जॉन को छोड़कर। जॉन कुछ देर तक ब्लैक शिप को रवाना होते हुए देखता है, फिर एकदम से डिसाइड करता है कि वो हार नहीं मानेगा। वो जिस छोटे से जहाज पर है, उसके क्रू मेंबर्स को पहले से जानता है। इसी जहाज से वो अजीरो से ओसाका आया था और समुद्री तूफान के दौरान उसे डूबने से बचाया था। इसी वजह से ये लोग उसकी इज्जत करते हैं। जॉन उन क्रू मेंबर्स को जहाज चलाने का ऑर्डर देता है और ब्लैक शिप के पीछे पीछे चलने लगता है। इधर ब्लैक शिप पर तोरानागा और मरिको जॉन की बहादुरी को देखकर खुश हैं, जबकि कैप्टन जनरल गुस्से में है। जॉन अब अपना जहाज ब्लैक शिप से थोड़ा पीछे मगर उसके पैरेलल में ले आया है। वो चाहता है जैसे ही ब्लैक शिप समंदर में तैनात कियामा की फौज को तितर बितर करेगी, वो मौका देखते ही उनसे आगे निकल जाएगा। ऐसा करके वो ना तो ओसाका में फंसा रहेगा, ना ही कियामा के सैनिकों के हाथ लगेगा। आखिरकार वो कामयाब होता है। एक मौका ऐसा भी आता है जब ब्लैक शिप उसके जहाज को डुबो सकती थी। बड़ी चालाकी से जॉन के जहाज को इस तरह मुड़ने पर मजबूर किया जाता है कि वो चट्टानों से टकरा जाए। ब्लैक शिप का पायलट रॉड्रिगस चाहता तो जॉन के जहाज के पास निकल पाने की जगह नहीं बचती, लेकिन उस पर जॉन का एहसान था। जॉन ने उसकी जान बचाई थी। रॉड्रिगस ने अपना वो एहसान चुका दिया। दोनों जहाज अब साथ साथ चल रहे हैं। सुबह हो चुकी है। तोरानागा ब्लैक शिप छोड़कर अपने सभी लोगों के साथ वापस अपनी शिप पर लौट आते हैं। अगला सीन ओसाका के राजमहल का है। यहाँ लॉर्ड इशिदो लॉर्ड कियामा से शिकायत कर रहे हैं कि उसे ओसाका में इस तरह से मार काट नहीं मचानी चाहिए। हालांकि इशिदो कियामा पर इल्जाम लगाने से बच रहा है। कियामा कहता है, जॉन को मेरी कस्टडी से तोरानागा दिन दहाड़े चुरा कर ले गया, लेकिन इशिदो ने कुछ नहीं किया। जवाब में इशिदो कहता है, ये नौबत ही नहीं आती अगर हमने उस दिन साथ मिलकर तोरानागा को इम्पीच कर दिया होता। बेसिकली दोनों के बीच नोकझोंक चल रही है। इसी दौरान लॉर्ड हिरोमात्सु वहां तोरानागा का मैसेज लेकर पहुंचते हैं। तोरानागा ने रीजेंट के पद से इस्तीफा दे दिया है। जाते जाते भी तोरानागा ने चालाकी दिखा दी है। काउंसिल में कोई भी फैसला लेने से पहले पांचों रीजेंट्स का वोट डालना जरूरी है। तो अब तोरानागा पर किसी भी तरह का ट्रायल चलाने के लिए पहले तो इशिदो को एक नया रीजेंट अपॉइंट करना होगा। दूसरी बात यह कि तोरानागा जब तक काउंसिल के तहत काम कर रहे थे, वो काउंसिल के आदेशों का पालन करने के लिए मजबूर थे। यानी अगर सजा के तौर पर उनसे सेपकू करने के लिए कहा जाता तो उनके पास इससे इनकार करने का कोई ऑप्शन नहीं होता, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। हम वापस तोरानागा की शिप पर आते हैं। वो अपने बेटे से कहते हैं कि उन्हें एदो में कुछ काम है, इसीलिए उन्हें वहां जाना होगा, जबकि नागा कादो को अजीरो में ही रुकना है। उसे याबुशिगे के साथ मिलकर एक रेजिमेंट को ट्रेन करने की जिम्मेदारी दी गई है। याबुशिगे के साथ काम करने का आइडिया उसे अच्छा नहीं लगता। वो कहता है, याबुशिगे इशिदो के साथ मिला हुआ है, वो दुश्मन है, आपको उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तोरानागा अपने बेटे की नादानी पर अफसोस करते हैं। वो कहते हैं, कौन दोस्त है और कौन दुश्मन, इस खेल में कुछ नहीं रखा। इससे ऊपर उठकर जिंदगी को देखना सीखो, क्योंकि यहाँ दोस्त दुश्मन कोई अपना नहीं होता। इस जिंदगी में तुम्हारा अपना सिर्फ तुम हो और कोई नहीं। इस जहाज के डेक पर एक और फिलोसफिकल बातचीत हो रही है। मरिको जॉन से कहती है उसे अब अपने घर यानी इंग्लैंड की याद आ रही होगी। हमें पता चलता है जॉन की एक 2 साल की बेटी है जिसे उसने अभी तक देखा भी नहीं है, क्योंकि उसके जन्म से पहले ही वो इस सफर पर निकल चुका था। मगर वो मजबूरी में या किसी राजा के हुक्म की तामील करने के लिए सफर पर नहीं आया। ये सफर उसकी खुद की चॉइस थी, क्योंकि यही उसका जुनून भी है। समंदर की गहराइयों से ज्यादा उसे समंदर के उस पार दिखने वाला होराइजन पसंद है, और होराइजन से भी ज्यादा उसे वो आज़ादी पसंद है जिसका एहसास उसे अपने सफर के दौरान होता है। समंदर में जब वो इतनी दूर निकल जाता है जहां चारों तरफ बस पानी होता है, इंसानी वजूद की जहां कोई वैल्यू नहीं, जहां न बीता हुआ कल मायने रखता है ना आने वाला कल, सिर्फ और सिर्फ आज की अहमियत होती है। यहाँ जॉन मरिको के हस्बैंड बुंतारो की मौत के लिए उससे हमदर्दी जताता है। इसी बीच यहाँ लॉर्ड योशी तोरानागा पहुंचते हैं। वो जॉन की बहादुरी के लिए उसका शुक्रिया अदा करते हैं। वो जॉन को बताते हैं ब्लैक शिप पर क्रिश्चियंस ने उन्हें जॉन की डायरी सौंपी है, जिसके मुताबिक वो पायरेट हो सकता है, जिसका मतलब इस मुल्क में है सजाए मौत। जॉन की हालत एक बार फिर से खराब होने लगती है, पर उसे राहत देते हुए तोरानागा कहते हैं, तुम्हारे पायरेट होने की बात सच है या नहीं,
ये जानने के लिए डायरी को ट्रांसलेट करवाना पड़ेगा, जिसमें कम से कम 1 साल तो लग ही जाएगा। ऐसा लगता है कि वो जॉन से इम्प्रेस्ड हैं और उससे इतनी आसानी से मरने नहीं देंगे। वो जॉन को अजीरो में अपने रेजिमेंट को फॉरेन वॉर टैक्टिक्स की ट्रेनिंग देने की ड्यूटी देते हैं। इसके लिए उन तोपों और बंदूकों का इस्तेमाल होगा जिसके साथ जॉन अपनी शिप एरास्मस पर आया था। वो पहले तो हिचकिचाता है, लेकिन आखिर में इस जिम्मेदारी के लिए राजी हो जाता है और बदले में ये मांग करता है कि उसे उसकी शिप और उसके साथी लौटा दिए जाएं। यहाँ तोरानागा कुछ नहीं कहते। वो याबुशिगे को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि इसे जो कुछ भी पता है सब सीखना है। साथ ही वो कहते हैं, हम लोग आखिर कब तक इसे बारबेरियन कहते रहेंगे। वो जॉन को हातामोतो का खिताब देते हैं। हातामोतो एक बहुत बड़ी उपाधि है। ये टाइटल ऊंचे ओहदे वाले सैमुराई को दिया जाता है। तो जॉन अब जापान में परदेसी नहीं रहा, वो अब यहाँ का एक रसूखदार हातामोतो बन गया है। लंबे वक्त बाद तोरानागा ने चैन की सांस ली है। अब ये लोग अपने इलाके में हैं। शायद यही वजह है तोरानागा अब थोड़ा रिलैक्स करना चाहते हैं। वो जॉन से कहते हैं क्या वो उनके साथ स्विमिंग करेगा। जॉन उनका ऑफर एक्सेप्ट करते हुए पानी में डाइव मारता है। तोरानागा स्विमिंग में तो माहिर हैं, लेकिन उन्होंने कभी डाइव नहीं किया। उन्हें भी डाइविंग सीखनी है। वो जॉन से 10-12 बार डाइव करवाते हैं ताकि उसे देखकर सीख सकें। डाइव मार मार कर बेचारे जॉन की हालत खराब हो रही है। मरिको को उस पर तरस आ जाता है। वो कहती है ये डाइविंग लेसन्स कल कंटिन्यू करते हैं, जिस पर तोरानागा कहते हैं कल तो कल आएगा, कल पर कुछ भी नहीं छोड़ना, जो भी करना है आज ही करना है। ये कहकर वो भी जॉन के साथ पानी में छलांग लगाते हैं और खत्म हो जाता है ये एपिसोड। एपिसोड का नाम है टुमारो इज टुमारो। तोरानागा के आखिरी डायलॉग से इंस्पायर्ड है इस एपिसोड का नाम। ये जॉन की उस बात से भी इंस्पायर्ड लग रहा है जहां पर उसने कहा था कि उसे ऐसी जगह पर रहना पसंद है जहां बीता हुआ कल या आने वाला कल नहीं बल्कि आज और अभी मायने रखता है। ओके, तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड? आपके हिसाब से टुमारो इज टुमारो का और क्या मतलब हो सकता है? अपनी राय जरूर दीजिए कमेंट में। बाय।